हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। इस वीडियो के अंदर हमारे जो चंडीगढ़ के अंदर जो टीजेटी साइंस का जो पेपर हुआ था नॉन मेडिकल सब्जेक्ट का 2024 में, उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उसका ये लेक्चर 6 है। इससे पहले हम 5 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 27 क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम 28th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ फॉर आ गिवन टेलीस्कोप, मीन्स अगर आपको कोई टेलीस्कोप गिवन है जिसका डी मतलब यहाँ पे है डायामीटर से, जिसका डायामीटर कितना है 200 मिलीमीटर एंड लैम्डा कितना गिवन है 6 × 10⁻⁻7 मीटर, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय 2 स्टार्स, मतलब 2 स्टार कम से कम कितना एंगल बनाए दैट की वुड बी जस्ट रिजॉल्व इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब ताकि हम उनको अलग अलग करके देख सके। मतलब क्या है, मान लो एक ये स्टार है यहाँ पर और एक ये स्टार है और ये आपका यहाँ पर है टेलीस्कोप, यहाँ पर ये क्या है टेलीस्कोप। तो ये दोनों टेलीस्कोप यहाँ पर कुछ ना कुछ मिनिमम कितना एंगल बनाए, ये है आपका एंगुलर सेपरेशंस। तो ये मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि आप इन दोनों को अलग अलग करके रिजॉल्व करके देख सको। मतलब अगर ये उस एंगल से कम होगा, मतलब आपको ये एंगुलर सेपरेशन निकालनी है। ये वो मिनिमम एंगल है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल उससे कम हो जाएगा तो हम उनको सेपरेटली नहीं देख पाएंगे। तो वो आपका है एंगुलर सेपरेशंस। मीन्स क्या है, फॉर ए गिवन टेलीस्कोप जिसका डायामीटर आपको गिवन है, वेवलेंथ भी गिवन है कि इस वेवलेंथ की लाइट आप यूज कर रहे हो, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द 2 स्टार्स, मतलब 2 स्टार के द्वारा जो टेलीस्कोप पे जो मिनिमम एंगल सबटेंडेड होगा वो कितना होना चाहिए ताकि आप उनको जस्ट रिजॉल्व कर सको, मतलब अलग अलग सेपरेटली शो हो, मतलब आप उनको ये कह सको कि ये स्टार अलग है ये स्टार अलग है। तो वो आंसर आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है 200 मिलीमीटर, तो 200 गुणा में मिली को अगर आप हटाओगे तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा और लैम्डा आपको मीटर में गिवन है। तो आपको ये पूछता मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 स्टार्स, तो भी यही आंसर होता। या ये पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द 2 स्टार्स, मतलब वो मिनिमम कितना एंगल सबटेंड करे 2 स्टार्स हुज इमेज इज जस्ट रिजॉल्व बाय द टेलीस्कोप, मतलब टेलीस्कोप जो है उसकी इमेज को जस्ट रिजॉल्व कर पाए। जस्ट रिजॉल्व का मतलब है उनको अलग अलग करके दिखाई दे सके। तो इसका जो फार्मूला होता है, रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो होती है D/1.22 लैम्डा। तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है टेलीस्कोप की कितनी होती है D/1.22 लैम्डा। और इस ये जो होती है ये 1/थीटा होती है और थीटा क्या है यहाँ पर आपका एंगुलर सेपरेशन है। तो ये आपको पता होना चाहिए पूरा का पूरा, ये जो है आपको पता होना चाहिए। यहाँ से अगर आपको रिजॉल्विंग पावर दे के एंगुलर सेपरेशन पूछ ले या फिर रिजॉल्विंग पावर पूछ ले, इस क्वेश्चन में अगर रिजॉल्विंग पावर पूछता तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते, लेकिन यहाँ पर उसने क्या पूछा है, एंगुलर सेपरेशन पूछा है। तो एंगुलर सेपरेशन कैसे निकालेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, लेकिन हमें तो थीटा निकालना है, तो थीटा इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, 1.22 लैम्डा ऊपर चला जाएगा और डी नीचे आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो 1.22 तो है इसमें, लैम्डा जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी ये वाली, और डी जो वैल्यू थी ये पुट कर दी। अब 1.22 ऊपर ये देखो, ये 6 ऊपर रह जाएगा 2 नीचे रह जाएगा, और ये 10⁻² है तो ये 10⁻−2 चली जाएगी ऊपर, और ये 10⁻−3 है तो ऊपर जाके 10⁻+3 हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 होती है 6
तो ये 3 पे कट जाएगा और 1.22 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो ये 3.66 आएगा और ये 10 की पावर -7 और 10 की पावर -2, 10 की पावर -9 आ जाएगा। -9 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 6 रह जाएंगे। तो ये 3.66 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन आ जाएगा एंगुलर सेपरेशन। तो अगर आंसर के अकॉर्डिंग देखें तो आपका जो सी आंसर होगा, अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो 3.66 के जो क्लोज होगा वो आंसर क्या होगा, 3.6 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। तो इस क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रिजॉल्विंग पावर किसके इक्वल होती है, और रिजॉल्विंग पावर के जो इक्वल होता है वो 1/थीटा होता है। और थीटा क्या होता है, यहाँ पर एंगुलर सेपरेशन होता है कि दो चीज़ें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिनिमम कितना एंगल बनाए कि वो उनको आप जस्ट रिजॉल्व कर पाओ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए चार्ज क्याउ इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लार्ज प्लास्टिक प्लेट। मतलब एक चार्ज क्याउ है, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ए लार्ज प्लास्टिक प्लेट, मतलब एरिया ऑफ द प्लास्टिक का ज़्यादा है, तो आप उसको एक इनफाइनाइट प्लेट की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P क्लोज टू द सेंटर ऑफ द प्लेट इज 10 वोल्ट पर मीटर। मतलब उस प्लेट के क्लोज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10 वोल्ट पर मीटर है। और इफ़ द प्लास्टिक प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय द कॉपर प्लेट ऑफ द सेम ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड कैरिंग द सेम चार्ज क्याउ। मतलब क्या कह रहा है कि आपने प्लास्टिक की प्लेट को किससे रिप्लेस कर दिया, कॉपर की प्लेट से रिप्लेस कर दिया, जिसका ज्योमेट्रिकल डायमेंशन मतलब सेम ज्योमेट्री है, सेम उसका एरिया है, मतलब ये है। और कैरिंग द सेम चार्ज क्याउ, और उसका चार्ज क्या है, सेम चार्ज क्याउ आपने दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पॉइंट P पर कितना होगा, ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। मीन्स पहले जो आपने क्याउ चार्ज दिया था वो एक प्लास्टिक की प्लेट को दिया था जो नॉन कंडक्टिंग थी, और बाद में जो आपने क्याउ चार्ज दिया वो एक कंडक्टिंग प्लेट को दिया, मेटेलिक प्लेट को दिया, लेकिन उन दोनों केस में डायमेंशन सेम है, मतलब एरिया क्या है, सेम है, और जिस पॉइंट P पर निकालना है उसकी डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक की प्लेट गिवन है, इसको आपने इनफाइनाइट साइज क्यों लिया, क्योंकि ये जो इस प्लेट से इसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट P जो है, ये लिखा गया था कि जो पॉइंट P है वो वेरी क्लोज है, और अगर ये दूरी जो है ना प्लेट से इस पॉइंट की दूरी बहुत कम है इसके साइज के कंपेयर में, और ये भी लिखा था कि लार्ज प्लेट है, लार्ज प्लेट है तो इस प्लेट का साइज बहुत ज़्यादा है, और ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ये बहुत कम है, तो इसको आप इनफाइनाइट साइज का मान सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनफाइनाइट साइज का मतलब ये नहीं होता कि ये -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होती है। इनफाइनाइट साइज का मतलब होता है कि इसका जो साइज है, इस प्लेट का जो साइज है वो ज़्यादा है, और जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो वो डिस्टेंस कम है, तो तब हम इसको एक इनफाइनाइट साइज की तरह मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपने चार्ज क्याउ दिया था वो इस प्लेट को दिया, जिसका ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ए क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया कितना है, ए है, और इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपने इसको जो क्याउ चार्ज दिया वो इस प्लास्टिक की प्लेट पर क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो जो सिग्मा आएगा, इसका सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया, तो क्याउ चार्ज ए एरिया पर क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्याउ बाय ए हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है ड्यू टू इनफाइनाइट साइज प्लेट की वजह से कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर सिग्मा चार्ज क्या है, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, और सिग्मा को क्या लिखेंगे, क्याउ बाय ए। तो क्याउ बाय ए लिखा तो क्याउ बाय 2a एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और जो कितना गिवन है, 10 वोल्ट पर मीटर गिवन है, ये आपको गिवन था। अब देखो नेक्स्ट केस में क्या होगा। नेक्स्ट केस में यहाँ पर आपने इस बारी जो है कॉपर की प्लेट ली है, कॉपर प्लेट।
अगर आपने कॉपर की प्लेट ली है तो जो आपने इसको क्याऊ चार्ज दिया होगा वो क्याऊ चार्ज दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक क्याऊ बाय 2 इस साइड आएगा और क्याऊ बाय 2 इस साइड आएगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही रहेंगे ए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर जो है वो कंडक्टिंग प्लेट है और चार्ज हमेशा सरफेस पे ही आता है उसके। तो अगर ऐसा सीन है तो देखो कुछ ऐसा हुआ है, मान लो ये एक, मान लेते हैं कॉपर की प्लेट है, तो आपने जो क्याऊ चार्ज दिया होगा इसको, आपने जो क्याऊ चार्ज इसको दिया होगा वो क्याऊ बाय 2 इधर आ गया और क्याऊ बाय 2 इधर आ गया। मतलब क्या है कि क्याऊ, जैसे ये मान लो इस तरह से है, आपने इसको क्याऊ चार्ज दिया तो क्याऊ बाय 2 इस सरफेस पे आएगा, क्याऊ बाय 2 इस सरफेस पे आएगा। तो ये सीन है और यही चीज़ यहाँ पर है कि क्याऊ बाय 2 इस साइड आएगा और क्याऊ बाय 2 इस साइड आएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रहेंगे। अब आपको उसी पॉइंट P पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी होगी सिग्मा वो कितनी आएगी? यहाँ पर जो डेंसिटी होगी सिग्मा वो होगी, चार्ज तो क्याऊ बाय 2 है और एरिया ए नीचे आ जाएगा तो क्याऊ बाय 2a हो जाएगा। और यहाँ पे भी सिग्मा किसके इक्वल आएगा? सेम ही आएगा, क्याऊ बाय 2a। तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर निकालना चाहते हो तो इस सरफेस की वजह से भी होगा इस साइड से और इस सरफेस की वजह से भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इस केस में जो सिग्मा आप लोगे वो ये पुट करोगे, यहाँ पर जो सिग्मा पुट करोगे वो क्याऊ बाय 2a पुट करोगे। क्या पुट करोगे? क्याऊ बाय 2a। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और सिग्मा की जगह अगर आप क्याऊ बाय 2a पुट करोगे तो क्याऊ बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। और यही वैल्यू कितने के गिवन थी? क्याऊ बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो 10 के इक्वल गिवन है। तो इसका आंसर वापस क्या आ जाएगा? 10 वोल्ट पर मीटर। तो जो पॉइंट P था वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लास्टिक की प्लेट को कॉपर की प्लेट से रिप्लेस करने पर भी क्या आंसर रहेगा? 10 वोल्ट पर मीटर रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो C इज द राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये मतलब इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज करने की कह रहा है वो कंसेप्ट ये है कि अगर आपने प्लास्टिक की प्लेट को कॉपर की प्लेट से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे तो क्याऊ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था इस प्लेट पे, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ उसकी सरफेस पर आ जाएगा। तो वो जो क्याऊ चार्ज है क्याऊ बाय 2 इस साइड आएगा, क्याऊ बाय 2 इस साइड आएगा, क्योंकि सेम है ना साइज में, इसका भी एरिया और इसका भी एरिया A है। तो यहाँ से आपका क्या होगा? इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम आएगी और वो कितनी आएगी? सिग्मा क्याऊ बाय 2a। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहाँ पर सिग्मा जो आप यूज कर रहे हो क्याऊ बाय 2a यूज करोगे और यहाँ पर जो आप सिग्मा यूज कर रहे थे वो कर रहे थे क्याऊ बाय a। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर जो सरफेस होती है आउटर सरफेस, सारा चार्ज वहाँ पे आ जाता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन स्टैंडिंग साउंड वेव, मतलब जो स्टैंडिंग है साउंड वेव है, तो जो प्रेशर का जो वेरिएशन होता है साउंड वेव में, कौन सी साउंड वेव? स्टैंडिंग साउंड वेव में वो 0 होगा एवरीवेयर, सेम होगा एवरीवेयर, नोड्स पे मैक्सिमम होगा, एंटी नोड्स पे 0 होगा, या नोड्स पे 0 होगा और एंटी नोड्स पे मैक्सिमम होगा। अब देखो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन पूछता, डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन में क्या होता है? नोड्स पे 0 होता है और एंटी नोड पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। एंटी नोड पे मैक्सिमम और नोड पे क्या होता है? 0। लेकिन अगर यही किस में पूछता? प्रेशर वेरिएशन में पूछता। किस में पूछता? प्रेशर वेरिएशन, मतलब प्रेशर कहाँ पर 0 होगा, कहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो अगर हम प्रेशर वेरिएशन की बात करते हैं तब क्या होगा? एंटी नोड्स पर 0 होगा, प्रेशर का वेरिएशन एंटी नोड्स पे 0 होगा और नोड पे क्या होगा? मैक्सिमम। एंटी नोड पे 0
और नोड पे क्या होगा, मैक्सिमम। तो मतलब जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन के अकॉर्डिंग प्रेशर वेरिएशन जो है अपोजिट होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, नोड पे क्या होगा, जीरो, और एंटी नोड पे क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन जब हम प्रेशर की बात करेंगे तो एंटी नोड पे तो जीरो होगा और नोड पे क्या होगा, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि जहाँ पे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो मैक्सिमम एट नोड्स होगा और जीरो एट एंटी नोड्स होगा। तो इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। अगर डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन में पूछता तो नोड्स क्या होते हैं, वे पॉइंट जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, और मतलब जो बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट ना दिखाए, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाए, जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, वो एंटी नोड्स होते हैं। तो और प्रेशर वेरिएशन में इसका अपोजिट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ दी सरफेसिस ऑफ ए लेंस की आर इक्वल टू आर। मतलब जो लेंस है आपका कन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, कनकेव लेंस भी हो सकता है, चाहे आपका कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, उसमें जो दो सरफेसिस होती है हर एक की रेडियस आर के इक्वल गिवन है। मतलब ये सरफेस फर्स्ट है, ये सरफेस सेकंड है, तो इसकी भी रेडियस आर गिवन है, इसकी भी रेडियस आर गिवन है। ये अगर कनकेव लेंस होता तो इसकी रेडियस भी, सरफेस की रेडियस भी आर गिवन है और इस सरफेस की रेडियस भी आर गिवन है। और इट इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। मतलब इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिससे ये मिलके बना हुआ है वो भी 1.5 है, या फिर अगर इसकी बात करोगे तो भी 1.5 है। और अब हमें पता है इट्स फोकल लेंथ विल बी, मतलब इनकी जो फोकल लेंथ क्या होगी, प्लस माइनस आर। प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो लेंस कौन सा है। अगर प्लस लेंगे तो देखो, अगर आंसर प्लस आएगा तो कन्वेक्स लेंस आ जाएगा और माइनस आएगा तो कनकेव लेंस आ जाएगा। इसलिए हम एक के लिए निकाल लेते हैं, दूसरे की वैल्यू जो होगी उसी का ही माइनस साइन के साथ होगी। तो ये है हमारा केस। तो यहाँ पर हम एक के लिए कर लेते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए। अब हमें ये पता है अगर कोई भी कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और आउटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ1, तो इस केस में जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है वो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, सॉरी 1/f इक्वल टू μ21। मतलब ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस का विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग लिखा जाता है। मतलब इसको लिखा जाता है यहाँ पर μ2/μ1। तो इसको क्या लिखा जाएगा, μ2/μ1 माइनस का 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये चीज़ है, μ2 का मतलब है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ1 का मतलब है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर हमने जो μ2 है उसको तो कितना लिया हुआ है, म्यू के इक्वल लिया हुआ है 1.5, और जो μ1 है वो आउटसाइड तो हमें कुछ नहीं गिवन, तो हम उसमें एयर लेके चलेंगे और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। तो ये जो μ1 है उसको हमने 1 लिया और जो μ2 है उसको हमने म्यू लिया और वो किसके इक्वल है, 1.5 के इक्वल है। तो यहाँ पर 1/f इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब लेंस का विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग लिखना है, माइनस का 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये μ2/μ1 होगा, तो 1/f किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो μ2 है वो म्यू के बराबर है और μ1 1 के बराबर है, तो म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखी है कि μ1 1 हो गया, तो μ2 जो है μ2 म्यू के बराबर था और म्यू आपको गिवन था। तो इस फॉर्मूले में हमें r1, और हमें पता है इस फॉर्मूले में हम r1 और r2 को साइन के साथ पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर ये आपका कन्वेक्स लेंस है, इस लेंस में क्या है कि अगर इसका अगर सेंटर देखेंगे तो यहाँ पर आएगा C1 और इस सरफेस का सेंटर देखेंगे तो यहाँ पर आएगा C2। तो ऑप्टिकल सेंटर से ये जो दूरी होगी इस साइड, इसको तो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा और इस साइड चलेंगे तो नेगेटिव। तो R1 जो है
R1 इसकी रेडियस हम R1 लेते थे और इसकी रेडियस हम R2, मतलब ये दूरी R1 होती थी और ये दूरी R2। तो R1 जो है हमारी, R1 जो है वो क्या ली जाएगी पॉजिटिव साइन के साथ और R2 क्या ली जाएगी नेगेटिव साइन के साथ। तो इसलिए R1 को कितना लिया हुआ है प्लस R और R2 को कितना लिया हुआ है माइनस R। तो यहाँ पर अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो 1/f इक्वल टू म्यू कितना गिवन था 1.5 माइनस 1/r माइनस 1/r। तो ये प्लस का r हो जाएगा जब यहाँ पर R2 की जगह माइनस r रखेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0.5 गुणा में ये 2/r आ जाएगा। तो इसको हम क्या रखेंगे 5/10 गुणा में 2/r। तो ये 5 दूनी 10 और 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1/r आ जाएगा। तो फोकल लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी r के। ये 1 देखो 1/f जो है वो 1/r के इक्वल आया है, तो f किसके इक्वल आएगा r के। तो ये तो कन्वेक्स के लिए आया है, कनकेव लेंस के लिए फिर माइनस r के लिए इक्वल आएगा। तो f जो होगा वो प्लस माइनस r के इक्वल होगा। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ए इज द राइट आंसर होगा। मीन्स इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना था कि ये फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम यहाँ पर आप 1/r1 माइनस 1 यहाँ पर अगर आपने ये साइन माइनस का नहीं लिया तो 1/r माइनस 1/r ये हो जाएगा 0। 0 की गुणा किसी से भी करोगे 0, 1/f 0 हो जाए। तो इसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी भी अगर ऑप्शन में होता तो वो भी टिक कर सकते थे कोई। लेकिन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि एक ओम हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो साइन के साथ पुट करना होता है। तो इस केस में R1 क्या होगा पॉजिटिव और R2 क्या होगा नेगेटिव। लेकिन इस केस में जो है R1 क्या होगा नेगेटिव और R2 क्या होगा पॉजिटिव। अपोजिट केस आएगा तो इस केस में जो फोकल लेंथ है वो कैसी आएगी नेगेटिव आएगी। तो ये थे साइन कन्वेंशन जो आपको साथ में यूज करने होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।